नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 2 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिस स्पेल्ट वर्ड का। तो मिस स्पेल्ट वर्ड में आपको यह देखना होता है कि जो वर्ड दिया गया है उसमें से 3 करेक्ट होते हैं और 1 इनकरेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं। फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। क्लियर है? तो आकर्षण आप कह सकते हैं अट्रैक्शन, इंग्लिश में और हिंदी में और कह सकते हैं सम्मोहन। तो फैसिनेशन की स्पेलिंग तो सही है। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, डोमेन, क्षेत्र, है ना। टेरिटरी भी सही है। इंटरोगेशन, इंटरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चनिंग। क्लियर है? या आप कह सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग करना, इंक्वायरी लेना, आप ये भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो और एक वर्ड बचा है इम्बॉड्री। इम्बॉड्री की स्पेलिंग गलत है, यहां होना चाहिए था ई आर वाई। आपके क्वेश्चन में है ए आर वाई, जो गलत है। और इम्बॉड्री का मतलब होता है इलाबोरेशन, इलाबोरेशन जिसको आप कह सकते हैं वो कपड़े पे जो वर्क होती है, कढ़ाई करना, तो दैट इज द एम्ब्रॉयडरी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मिस स्पेल्ट वर्ड तो हो गया, ये इडियम सेक्शन का है। कीप समवन इन द लूप, जिसका मतलब होता है व्हेन यू फर्निश योर ऑल द इंफॉर्मेशन टू योर नियर एंड डियर। मतलब जो आपके बहुत ही करीब होते हैं उसको आप सारी इंफॉर्मेशन बता देते हैं और आप अपने पर्सनल डिसीजन में भी उसकी सहभागिता होती है, मतलब आप उसको इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स व्हेन यू furnish your all the information to a person and you include him in your personal suggestion या फिर कोई decision making process में जब आप उसे include करते हैं, तो यही हुआ give all the information। your answer will be option 4। ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। keep someone in the loop, मैटर समझ में आ गया? किसी को सारी चीजें बता देना, और वो मैटर आपका वो सीक्रेट रखता है लेकिन वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। give them all the information। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर का है। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड नॉट हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM। सिंपल सा बात है। सेंटेंस की शुरुआत इफ देयर हैड नॉट बीन, आपको पता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी है, और इस तरह के सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो बाद वाला सेंटेंस भी इसी तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस आप इसमें वुड हैव, कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं, वुड या कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देन हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आप देखिए यहां पे आई कुड हैव रिटर्न बैक, ये तो वर्ब 3 यूज कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिटर्न बैक एक साथ वर्ड रख दिया। रिटर्न मीन्स ही होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी होता है वापस आना, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में चला आएगा, बैक शब्द यहां से हटेगा। तो किस पार्ट में गलती होगा? योर आंसर विल बी ऑप्शन 4। इट मींस रिटर्न और बैक। अब रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, देन बैक शब्द की तो कोई जरूरत नहीं थी। कह सकते हैं ये शब्द यहां पे अनावश्यक है, दैट इज रिडंडेंट, वो शब्द अनावश्यक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स। टेंसाइल का सिनोनिम्स बताना है आपको, जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जिसमें तन्यता हो, लचीलापन हो, है ना, फ्लेक्स करे। तो एंसियस एंड वरीड, ये दोनों ऑप्शन तो यहां से हटे, हमें सिनोनिम्स चाहिए था। इन दोनों का मतलब होता है चिंतित, एंशियस होना, वरीड होना, और रिलैक्स तो हो गया बहुत ही रिलैक्स रहना। योर आंसर विल बी स्ट्रेचेबल। ओके, चूंकि ये फ्लेक्सिबल, तन्य, जिसमें तन्यता हो, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्ट्रेचेबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ स्लिक। स्लिक का मतलब होता है स्मूथ। क्लियर है? स्मूथ कह सकते हैं, बहुत ही आसान, रफ सिट नहीं होगा, ये स्मूथ सिट होगा। तो फ्लैट मतलब तो समतल होता है, इजी मतलब बड़ा ही आसान, स्मूथ इसका सिनोनिम्स है, और आपको चाहिए एंटोनिम्स ऑफ दैट वर्ड। तो एक्चुअली आंसर लेना पड़ेगा डल। फ्लैट, इजी और स्मूथ वर्ड इसके लिए नहीं होंगे, बिकॉज स्लिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो मैंने लिख दिया स्मूथ, आसान, है ना, वैसा सरफेस जो बड़ा स्मूथ हो।
तो आंसर लेना पड़ेगा डल, चूंकि यहां पे एंटोनिम्स चाहिए था और ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम्स या रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है लेकिन डल उसका एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है द लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज ही कैन स्पीक। आपको सिंपली इंप्रूवमेंट करना है और कैन एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो उस हिसाब से कैन स्पीक तो सही था, बट आपके पास एक बचा आर, और ये आर किसके लिए आया है? लैंग्वेजेस के लिए आया हुआ है। इट मीन्स द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़, जो भी है। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो आर शब्द है वो सुटेबल है। योर आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स ये इंप्रूवमेंट सही था, इसमें नो इंप्रूवमेंट की जरूरत है हमें। क्लियर है? द नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट टर्म वन सेकेंड ग्रामेटिकल एरर है। अगर आप देखो तो आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। बर्थडे है ना, डे बताने के लिए या फिर डेट बताने के लिए प्रेपोजिशन हम क्या लेते हैं? प्रेपोजिशन हम ऑन लेते हैं, और यहां लिखा हुआ एट हिज बर्थडे, एट हर बर्थडे। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आप इस एट को रिप्लेस करोगे किससे? ऑन का यूज करके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. Aparna said she was sorry he had dashed to bring the book I had asked for. सिंपल सा बात है, आपके क्वेश्चन में had लगाया गया है, एंड यू नो वेरी वेल have, has and had अपने साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्लियर है? तो आप देख लो आपके पास एक ही थर्ड फॉर्म बचा हुआ है, फॉरगॉटन। फॉरगेट गलत हो जाएगा, फॉरगेट्स होगा नहीं, फॉरगॉट होगा नहीं। तो आसान सा ही पेपर था, बस आपको एक एनालिसिस जो करनी होती है, या फिर आप इसे अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। क्लोथ्स की स्पेलिंग सही है, ट्राउजर्स सही है, एक आयरनिंग भी सही है, गारमेंट्स की स्पेलिंग गलत है, GAR होनी चाहिए, गारमेंट। ओके, तो GER रखा गया है, इसे आप करना पड़ेगा GAR। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Now the next, select the most appropriate antonyms. Jealous, एक्चुअली ये शब्द जील से बना हुआ है। जिल कह सकते हैं ईगर, है ना, ईगर, उत्साह, एंथुजियास्टिक, बड़ा ही ऊर्जावान, जेलस। अब देखो उसका उल्टा क्या होगा? एंसियस और ईगर तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन गया, हमें एंटोनिम्स चाहिए था। एंसियस और एनॉयड ये नेगेटिव वर्ड है, तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के, इंसान के अंदर बड़ा ही वो ऊर्जावान है ना, ग्रेट एनर्जी का यूज करता है, तो उल्टा होगा वो इम्पैसेंट है या इनडिफरेंट है ना, उसके अंदर उतनी इंटरेस्ट किसी चीजों में नहीं है। तो जहां जिल उत्साह की बात है वहां उल्टा हो जाएगा इनडिफरेंट। आप एंशियस और एनॉयड शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन, once again fill in the blank. This is the ground which is dash to be the highest cricket ground in the world. अब बताओ, this is the ground, यह वही ग्राउंड है, which is dash, which is covered, which is cleared and which is concealed. concealed का मतलब होता है हाइड करना, छुपा के रखना, कोई सीक्रेट है ना, तो कंसील्ड किया गया। आप कह रहे हैं कि ये दुनिया का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है और फिर कंसील्ड का यूज करेंगे, तो ये तो तीनों ऑप्शन गया। योर आंसर इज कंसिडर्ड। इट मीन्स दिस इज द ग्राउंड विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। नाउ द नेक्स्ट वन, वंस अगेन इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, इसे आपको इंप्रूव करना है। इसके पहले देखो लिखा हुआ फॉरबिडन, और कभी कभी ऐसे शब्द एग्जाम में मिल जाता है जो डायरेक्ट आंसर के करीब हमें पहुंचा देता है। जैसे कुछ कुछ ऐसे शब्द है, डिफरेंट, डिफरेंट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, इन सारे शब्द के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। फॉरबिडन, ओके, तो आपके ऑप्शन में एक शब्द रखा गया है फॉरबिडन, है ना, और लिखा हुआ है फ्रॉम अटेंडिंग। इट मींस पता चल गया जो फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग ना होकर के फ्रॉम अटेंडिंग लेना पड़ेगा। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पार्ट है। योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। नाउ द नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वैसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। एक शब्द है लेक्सिकन, क्लियर है, दैट मीन्स डिक्शनरी। ओके, अ पर्सन whose job is to
कंपोज और डिक्शनरी। एक वैसा बंदा जिसकी जॉब ही है डिक्शनरी को कंपोज करना, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। यू हैव कॉलीग्राफर, एक वैसा प्रोफेशनल जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का स्पेशलिस्ट हो, उसे हम कॉलीग्राफर बोलते हैं। क्लियर है? एक है क्रिप्टोग्राफर एंड एक कार्टोग्राफर। तो मैप स्पेशलिस्ट को हम लोग, क्लियर है, मैप स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टोग्राफर। वन हु डिजाइन्स, वन हु ड्रॉ मैप्स, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। और क्रिप्टोग्राफर होता है वन हु इज स्पेशलिस्ट इन सीक्रेट राइटिंग्स। जैसे कोई वैसा बंदा है, कोई वैसा डिजाइनेबल लाइन लिखता हो जो आप नहीं समझ पा रहे, सामने वाला बंदा समझ पा रहा है, क्योंकि उन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि इस वर्ड के लिए आप ये स्पेसिफिक कोडिंग यूज करोगे। तो वैसा पर्सन, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, अ साइंस और टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीक्रेट राइटिंग, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। या वैसा पर्सन को क्रिप्टोग्राफर बोलेंगे। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। योर आंसर विल बी लेक्सिकोग्राफर। द नेक्स्ट वन, लैक्स। लैक्स मतलब होता है लूज, है ना, या फिर कह सकते हैं आप उसे बहुत ही बेपरवाह होना, लैक्स होना, डॉर्मेंट कह सकते हैं आप इसे। तो केयरफुल तो इसका हमें चाहिए सिनोनिम्स, और लैक्स अगर लूज एंड है, कोई इंसान बेपरवाह है, केयर फ्री है, तो उसका उल्टा केयरफुल होगा ना। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, नीडी आंसर नहीं होगा। अब बचा डिप्राइव। डिप्राइव मतलब होता है इम्पोवरिश। क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं वंचित रखना। एंड योर आंसर विल बी नेग्लिजेंट, क्योंकि यहां पे एक ही सिनोनिम्स दिख रहा है। केयरफुल तो उसका एंटो हो सकता है ना। लैक्स मींस लूज एंड पर्सन, या डॉर्मेंट, इनएक्टिव। क्लियर? इनएक्टिव पर्सन को भी कह सकते हैं। तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट, जो केयर ना करे, जो बेपरवाह रहे। इट मींस इनएक्टिव रहे। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट वन, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून सेशन। स्क्रीनिंग का मतलब होता है एग्जामिन करना। क्लियर है? एग्जामिन करना, स्क्रीनिंग। और मूवी तो गया, फिल्म होगा ही नहीं। योर आंसर विल बी मैटनी। एक वैसा ड्रामा, प्ले जो आफ्टरनून सेशन में चलता है, उसको हम मैटनी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, स्क्रीनिंग तो होगा नहीं, आपका पता चल गया, मैटनी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, we would be grateful if you let us know what medicine we would take for this ailment. ailment मतलब होता है malady. क्लियर है? कह सकते हैं डिजीज। तो इस बीमारी के लिए हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? we would be grateful if you what, if you could let us know, है ना। रिक्वेस्टिंग में तो हम could का प्रयोग करते हैं, shall तो होगा नहीं। क्लियर है? और जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो शुड, सॉरी एक्चुअली कुड का प्रयोग करते हैं। शुड तो जनरल एडवाइस के लिए आता है, और मे हमें रिक्वेस्ट के सेंस में, जब ऑफिशियली हम रिक्वेस्ट करते हैं। योर आंसर विल बी कुड। नाउ द नेक्स्ट टर्म, फिल इन द ब्लैंक्स। सेवरल पीपल्स होम वर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। बताओ, ये ड्रेन शब्द का मतलब होता है सूखा, ड्राई, है ना। तो ये सब तो वहां आएगा ही नहीं, चूंकि फ्लड की बात है। और बहुत सारे लोगों की जो घर है वो सूखा पड़ गया या ड्रेन्ड हो गया, ऐसा तो कोई सेंस नहीं। हाँ, ड्रोन्ड लग रहा है कि बाढ़ में डूब गया होगा। और एक है डिलग्ड। डिलग्ड मतलब होता है इनअंडेट। इनअंडेशन एक शब्द है, जल प्रलय बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी रहना, एकदम जल से भर जाना, तो आप कह सकते हैं इनअंडेट। तो ये शब्द भी नहीं होगा। सुनो, लिखा हुआ सेवरल पीपल्स होम वर बैडली डैश, आंसर होगा डैमेज्ड। कुछ घरें तो बह गई होगी, और कुछ क्या होगा? बैडली ड्रॉन्ड होगा, बुरी तरह बहा, या आप कह सकते हैं इसे बैडली डैमेज्ड, है ना। तो सेवरल पीपल का जो घर था वो बैडली डैमेज हो गया बाढ़ में। सो योर आंसर विल बी डैमेज्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म, ऑफ द ओल्ड स्कूल। ये भी इडियम्स का आपको करना है। ऑफ द ओल्ड स्कूल का मतलब होता है समथिंग ओल्ड फैशन, जो पुरातन हो चुका, ऑब्सोलीट हो चुका। योर आंसर विल बी ओल्ड फैशन इन थॉट, नॉट दिस एंड नॉट दिस। ओके, स्कूल इन एन ओल्ड डेज, ऐसा कोई सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ओल्ड स्कूल लिखा हो, इट मीन्स आप चले जाओगे इस ऑप्शन में। आपको ये देखना पड़ेगा, इडियम्स की मीनिंग एग्जैक्ट आप उससे नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो ऑफ द ओल्ड स्कूल मतलब होता है ऑफ द ओल्ड फैशन। नेक्स्ट वन ग्रामेटिकल एरर है, विल यू लिसन मी। आपको बताया था बहुत बार
टॉक, लिसन, अपील, से, सजेस्ट, इसके बाद हम टू लेते हैं और फिर बाद में पर्सन आता है। तो यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ मी, पर्सन तो है लेकिन लिसन के जस्ट बाद एक प्रेपोजिशन होना चाहिए था टू, लिसन टू मी। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, लिसन टू प्लेस करना पड़ेगा, देन स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो एरर देखो, सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखिए, ये सारी जो टर्म रखा गया था वो बहुत ही आसान रखा गया था, ज्यादा टफ था नहीं। नेक्स्ट वन है इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट, द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग, देखते ही लग रहा है द क्लब हो वो भले वो कलेक्टिव नाउन है और यहां पे किसी डिवीजन और स्प्लिट का सेंस नहीं है, तो हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे। सो द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, आंसर विल बी इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन 4। तो आसान आसान इंप्रूवमेंट भी दे रखा था। नेक्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आप पहले पढ़ते हैं एंड उसकी थीम को समझते हुए आंसर देते हैं। अ पोएट विजिटेड तेनाली रामन हॉपिंग टू इंप्रेस हिम विद सम पोएम्स ही हैड रिटन। एक पोएट वहां पहुंचता है तेनाली रामन के पास, ओके, और वो तेनाली रामन के पास क्या है ना कि उसने अपना स्टोरी या पोएम सुनाया ताकि वो इंप्रेस हो सके। रमन आस्क्ड डैश, अब रमन ने उससे पूछा, कोई बंदा होगा जिससे पूछा, टू लीव द पोएम्स विद हिम, कि पोएम रहने दो, एंड प्रॉमिस टू रीड देम, बाद में मैं इसे पढ़ लूंगा। ओके, द मैन हाउएवर इंसिस्टेड ऑन डैश आउट द पोएम्स टू हिम। As the poet drawn dash, Raman fell asleep. When he woke up, the poet asked, "Sir, shall I read the dash again? Shall I read the dash again?" अब देखो आगे क्वेश्चन है जिससे आप आंसरिंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन asked his, her, them. Them की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहां पे किसी भी प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। A poet visited, तो a poet visited तो them तो गया काम से, और यहां पे हर जगह हिम का ही प्रयोग कर रखा है, इसलिए फेमिनिन जेंडर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हर की कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। और दूसरा बचा हिज, हिज का तो प्रयोग लेंगे ही नहीं क्योंकि पूछा तो ऑब्जेक्ट चाहिए, आंसर विल बी हिम, आस्क्ड हिम। बहुत ही आसान था। टू लीव द पोएम्स विद हिम एंड प्रॉमिस टू रीड देम, बाद में वो उस चीज को पढ़ेगा, तो लेटली, नेक्स्ट और आफ्टर गलत, योर आंसर विल बी लेटर। उसने कहा कि पोएम्स यहां रहने दीजिए, मैं बाद में इसे पढ़ लूंगा, है ना। द नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड में क्या फील करेंगे आप, एंड प्रॉमिस टू रीड दैम लेटर, द मैन हाउएवर इंसिस्टेड ऑन व्हाट, रिकाउंटिंग, रिसाइटिंग, रिहर्सिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज रीडिंग। पोएम को रीड करने के लिए रखा गया था, तो इंसिस्टेड ऑन रीडिंग out the poems to him as the poet droned out, not droned on, sorry, droned on का प्रयोग करना पड़ेगा, droned in भी नहीं, droned up भी नहीं, droned on, जो ही वो पर्सन वहां से गया। as the poet droned on, Raman fell asleep. When he woke up, the poet asked, sir, shall I read the dash again? तो उसने रखा क्या था, पेजेस या वर्सेस, है ना, एंड पोएम्स एंड राइम्स। एक्चुअली इसमें पोएम्स की चर्चा है तो पोएम्स शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यहां पे ड्रॉन ऑन लेंगे, दिस इज रीडिंग एंड दिस वन इज पोएम्स। तो बेसिकली अगर इन पैसेज को आप ऐसे ही पढ़ोगे तो 5 में से 4 आंसर तो आप कर होंगे। हो सकता है एक फ्रेजल वर्ब में दिक्कत हो जाए या जब उसकी इनर मीनिंग से क्वेश्चन होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आशा करते हैं ये सारी टर्म्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।